नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत समेत दुनिया के कई देशों में दिखा सूर्य ग्रहण। लोगों ने खगोलीय घटना का किया दीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा सूर्य ग्रहण का नजारा। विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर हासिल की जानकारी। लोकतंत्र में विरोध के नाम पर हिंसा सही नहीं। लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कहा, अधिकार और कर्तव्यों को साथ साथ रखना जरूरी। अमेरिका में नागरिकता कानून के समर्थन में रैलियां। सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जोर। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में डेल्टा अस्पताल के उद्घाटन समारोह में संबोधन। नॉन कम्युनिकेबल रोगों की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का आह्वान। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। श्रीनगर में -4.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ हुई मौसम की सबसे सर्द रात। हरियाणा में शीतलहर के कारण सभी स्कूल बंद। पनफोन तूफान ने फिलीपींस में मचाई भारी तबाही। अब तक 16 लोगों की मौत, कई जख्मी। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बाधित। राहत और बचाव का काम जारी। साल 2019 का आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दुर्लभ खगोलीय घटना का संयोग 296 साल बाद बना है। इस वलयाकार सूर्य ग्रहण की शुरुआत सुबह 8:19 पर हुई, जबकि सुबह 9:36 पर यह अपने चरम पर था। सूर्य ग्रहण सुबह 11:07 पर समाप्त हो गया। हम आपको देश के अलग अलग शहरों की 3 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण अंगूठी जैसा सूर्य ग्रहण है, जिसमें सूर्य एक आग की अंगूठी की तरह लग रहा है। ज्योतिष वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा दुर्लभ सूर्य ग्रहण 296 साल पहले 7 जनवरी 1723 को हुआ था। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, सऊदी अरब और सिंगापुर जैसी जगहों पर देखा गया। भारत में सूर्योदय के बाद इस वलयाकार सूर्य ग्रहण को देश के दक्षिणी भाग में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के हिस्सों में देखा गया, जबकि देश के अन्य हिस्सों में यह आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई दिया। भारत में वलयाकार पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का करीब 93% हिस्सा चांद से ढका रहा। देश के विभिन्न शहरों में सूर्य ग्रहण के दुर्लभ नजारों को देखने के लिए लोग काफी उत्सुक दिखे। इस दौरान काफी बच्चे भी इस अद्भुत नजारे को देखते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। उन्होंने ट्विटर हैंडल से तस्वीरें शेयर की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य ग्रहण की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, बहुत से भारतीयों की तरह मैं भी सूर्य ग्रहण को लेकर उत्सुक था। दुर्भाग्य से बादलों की वजह से मैं सूर्य ग्रहण नहीं देख सका, लेकिन कोझिकोड में सूर्य ग्रहण की झलकें देखी। विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर इस विषय पर मेरा काफी ज्ञानवर्धन हुआ। ग्रहण का वक्त खत्म होते ही मंदिरों के कपाट खोल दिए गए और पूजा अर्चना शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर कल लखनऊ में लोक भवन में उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अटल बिहारी वाजपेयी की ये प्रतिमा कांस्य से बनी हुई है, जो कि 25 फीट ऊंची और 5 टन वजनी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से लोकसभा में 5 बार देश का प्रतिनिधित्व किया था। प्रतिमा अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक भवन के सभागार कक्ष में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध के नाम पर हिंसा की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो एक बार खुद से पूछें कि क्या उनका रास्ता सही था। जो जलाया गया वो उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था। क्योंकि यूपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे, क्या उनका ये रास्ता सही था? उनकी प्रवृत्ति योग्य थी?
ये जो कुछ जलाया गया, बर्बाद किया गया, क्या वो उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था? इस प्रदर्शन में, हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो सामान्य नागरिक जख्मी हुए, जो पुलिस वाले जख्मी हुए, उनके और उनके परिवार के लोगों के प्रति पल भर हम सोचे क्या बीतती होगी। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि झूठी अफवाहों में आकर हिंसा करने वालों को, सरकारी संपत्ति तोड़ने वालों को मैं बहुत आग्रह से कहना चाहूंगा कि बेहतर सड़क, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उत्तम सीवर लाइन नागरिकों का हक है, तो इसको सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना भी तो नागरिकों का दायित्व है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में मेडिकल सीटें बढ़ाई गई हैं। इसी साल पूरे देश में 75 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। ये हर 3 लोकसभा सीटों पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने के हमारे विजन की दिशा में एक प्रयास है। पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में मेडिकल सीटें बढ़ाई गई हैं। इसी साल पूरे देश में 75 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देने का फैसला किया है। एक प्रकार से ये हर 3 लोकसभा सीटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाने के हमारे विजन को आगे बढ़ाने वाला एक सफल प्रयास है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में बुधवार को केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 70 साल में जो काम हुआ है, हमें उससे कई गुना काम आने वाले 5 साल में करना है। 5 साल में 15 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंचाना लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में साफ पानी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी को लेकर कितनी नाराजगी है। लोग दिल्ली में साफ पीने के पानी की मांग कर रहे हैं। यहां पीने का गंदा पानी सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगले 5 सालों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च पानी के लिए करेंगी। 70 साल में जो काम हुआ है, हमें उससे अनेक गुना काम आने वाले 5 साल में करना है। यानी 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पानी, साफ पानी, पाइप से पानी पहुंचाना है। आपने देखा होगा इन दिनों दिल्ली में पानी को लेकर के कितनी जागरूकता और कितनी नाराजगी आई है लोगों की। चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि हमें दिल्ली में, देश की राजधानी, और गंदा पीने का पानी अशुद्ध चिंता का विषय बना हुआ है। और इसके लिए अगले 5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च पानी के लिए खर्च करने जा रहे हैं। और देश के विश्वविद्यालयों में जारी विरोध प्रदर्शनों और उनके पीछे की राजनीतिक मंशा पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सवाल उठाए। सेना प्रमुख ने देश भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई तोड़फोड़ को लेकर बोलते हुए कहा कि नेता वो नहीं हैं जो हिंसा करने वाले लोगों का नेतृत्व करते हैं। छात्र विश्वविद्यालयों से निकलकर हिंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा भड़काना नेतृत्व करना नहीं है। Therefore, what is so complex about leadership? If it is all about leading, because when you move forward, everybody follows. It is not that simple. It appears simple, but it's a very complex phenomena. Even amongst a crowd you find leaders emerge. But leaders are those who lead people in the right direction. Leaders are not those who lead people in inappropriate directions. As we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है।
हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कल आयोजित एक कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल किसी की नागरिकता छीनने का बिल नहीं है, बल्कि नागरिकता देने का बिल है। उन्होंने ये भी कहा कि एनपीआर का मतलब देश की जनसंख्या का रिकॉर्ड है और इसका एनआरसी के साथ कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति के नाम पर मनमानी की छूट नहीं दी जा सकती। नागरिक संशोधन बिल न किसी की नागरिकता लेने का बिल है, न किसी का छीनने का बिल है। ये नागरिकता देने का बिल है। जरूरी था कि मजबूरी थी? नहीं, कोई जरूरी नहीं था। एक बार उन लाखों लोगों को देखिए जो अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए भागे हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से। उनके सम्मान के लिए है। ये भारत के किसी नागरिक पर लागू नहीं होता। रेवाड़ी के गुरावड़ा में रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगले साल मार्च तक भारत नेट के माध्यम से देश भर के सभी गांवों में मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पिछले ही भारत नेट के जरिए 1,30,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा है और इसकी पहुंच बढ़ाकर 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ले जाने का लक्ष्य है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार का अगले 4 साल में कम से कम 15% गांवों को डिजिटल गांव में बदलने का लक्ष्य है। हरियाणा में 11,000 सीएससी है। सीएससी कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, लेकिन सीएससी का मेरे से मतलब पूछोगे शहर की सेवा गांव में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्षी दलों के नेता भ्रम फैला रहे हैं और बीजेपी ने इस कानून के बारे में फैलाई जा रही गलतफहमी दूर करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी लोगों की सभी शंकाएं दूर करेगी। शिवराज सिंह ने सीएए पर संसद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल भी उठाए। बार बार झूठ परोसा जा रहा है और देश में कैसे भी माहौल खराब हो, दूरियां बढ़े, इसका षड्यंत्र किया जा रहा है। अब पूरा देश जानता है कि जहां तक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का सवाल है, ये तो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब शुरू हुआ, पिछली जनगणना के समय से। अब वो करें तो पुण्य और हम करें तो पाप। ये केवल भ्रम फैला के क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के प्रयास हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने साफ किया है कि किसी बाहरी व्यक्ति को चाय बागान की अतिरिक्त भूमि नहीं दी जाएगी। चाय बागान क्षेत्र में रहने वाले लोगों से की गई अपील में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग नागरिकता संशोधन कानून के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन तमाम अटकलों को अफवाह बताया जिसमें कहा जा रहा है कि असम में देश से बाहर से आए लोग रोजगार पर कब्जा कर लेंगे। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के प्रावधानों के मुताबिक ऐसा कोई व्यक्ति असम में नहीं रह पाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को भी कहा। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विदेशों में भी बड़ी संख्या में लोग सामने आए हैं और इस कानून के बारे में फैली गलत सूचनाओं और मिथकों को दूर करने के लिए अमेरिका के कई शहरों में रैलियां कर रहे हैं। सिएटल, ऑस्टिन और ह्यूस्टन में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने सीएए समर्थकों ने रैलियां की, तो वहीं डबलिन, ओहियो और उत्तर कैरोलिना में भी 22 दिसंबर को रैलियां की गई। उत्तर कैरोलिना के रालेघ में रैली में 70 से अधिक प्रतिष्ठित डॉक्टर्स और सामुदायिक नेताओं ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि डलास, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन डीसी, अटलांटा, सेंट जोन्स और अन्य स्थानों पर भी आगामी सप्ताहों में कई अन्य प्रदर्शन करने की योजना है। रैली के आयोजकों का कहना है कि इन रैलियों के जरिए वो कानून पर फैले भ्रम को दूर करना चाहते हैं। उन्होंने मांग की है कि भारत में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों को सख्त सजा दी जाए और इन गतिविधियों के पीछे के सरगनाओं को बख्शा ना जाए।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार दूसरे की योजनाओं पर ठप्पा लगाने का काम करती है। राजधानी के करकटधुमा में बहुप्रतीक्षित योजना ईस्ट दिल्ली हब का शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की कार्य संस्कृति को बदलने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ईस्ट दिल्ली हब हजारों लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। यहाँ गरीबों के लिए मकान बनेंगे, कार्य करने के लिए बेहतर स्थल, मनोरंजन और शॉपिंग आदि के लिए बेहतर स्थल बनाने की भी योजना है। हब का 30% हिस्सा हरियाली के लिए होगा। इस दौरान दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी यहां पर मौजूद रहे। हालांकि प्रोजेक्ट को एनबीसीसी के साथ मिलाकर मार्च 2015 में लॉन्च किया गया था, लेकिन मिट्टी परीक्षण में कुछ गड़बड़ी सामने आने की वजह से परियोजना रुक गई थी। गृह मंत्री ने कहा है कि ये योजना समय पर पूरी होगी। मोदी जी ने कहा कि पूरे देश के अंदर हम हर घर को पीने का पानी देंगे, तो दिल्ली भी तो देश में आता है, तो दिल्ली को भी मिलने वाला है। तो भाई केजरीवाल तैयार हो गए एक बड़ी एडवर्टाइज कर एडवर्टाइज से दो काम उनके होते हैं, एक तो कोई योजना पर उनके नाम का थप्पा लगता है और अखबार वाले उनकी सरकार की बुराई नहीं करते। दोनों काम एक ही काम से कर लेते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ भारत की सभी 130 करोड़ की जनता को हिंदू समाज मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म और संस्कृति के हों। मोहन भागवत बुधवार को तेलंगाना के सरूर नगर में आयोजित 3 दिवसीय विजय संकल्प शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत माता का सपूत चाहे वो कोई भी भाषा बोले, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी स्वरूप में पूजा करता हो या किसी भी तरह की पूजा में विश्वास नहीं करता हो, एक हिंदू है। उन्होंने कहा कि आरएसएस सभी को स्वीकार करता है, उनके बारे में अच्छा सोचता है और उन्हें बेहतरी के लिए उच्च स्तर पर ले जाना चाहता है। संघ में संघ के विचार का एक प्रभाव गुट बनकर नहीं रहना है, बहुत बड़ा संगठन बनके नहीं रहना है, संपूर्ण समाज ही संगठित होने की आवश्यकता है। क्योंकि विश्व के सुख के लिए, देश के सुख के लिए, अपने सुख के लिए ये जो सात्विक परिवर्तन हम चाहते हैं, वह सात्विक परिवर्तन करने वाला कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज राजमुंदरी में डेल्टा अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सभी के लिए सुलभ बनाने पर खास जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने लोगों से खानपान की गलत आदतों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का हवाला देते हुए लोगों को और खासकर युवाओं को जंक फूड खाने के प्रति आगाह किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां के निवासियों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में पहली बार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस के फ्री कनेक्शन दिए गए। उधमपुर के दूर दराज क्षेत्र में स्थित खंड विकास परिषद की चेयरमैन ने सत्यालता गांव में 60 महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं ने खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि एलपीजी कनेक्शन मिल जाने के बाद उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा। हमारे गांव में बहुत प्रॉब्लम थी चूल्हे की, क्या धुआं लगता है, आँखें खराब हो जाती है और भी बीमारियां तैयार होती हैं, टीबी ये ऊपर होती है। हमारे गांव में बहुत प्रॉब्लम थी, अब बहुत खुशी हो गई। क्या लेडीज की चूल्हे थोए और बहुत खुशी है। यहाँ पे आज जो उज्ज्वल योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्कीम लॉन्च की गई थी, आज यहाँ पे मैंने महिला को, वुमेन्स को आज मैंने जो गैस सिलेंडर चूल्हे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो 50 जो चूल्हे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आज मेरी इस पंचायत की महिलाएं बहुत खुश हैं। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के शोध के मुताबिक धरती पर जलवायु परिवर्तन को समझने में शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह
टाइटन बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि टाइटन ऊर्जा अवशोषित और उत्सर्जित करने के दौरान एक महत्वपूर्ण मौसमी बदलाव के दौर से गुजरता है। इस प्रक्रिया के जरिए पृथ्वी पर जलवायु गतिविधियों के बारे में नई जानकारियां मिल सकती हैं। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा सिर्फ टाइटन ही है, जहां एक विशेष तरह का वातावरण होने के साथ साथ तरल पदार्थों वाली सतह भी है। कालका से शिमला जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने सौगात दी है। रेलवे ने इस रूट पर विस्टाडोम ट्रेन की शुरुआत की है। हिम दर्शन एक्सप्रेस के नाम से शुरू की गई इस ट्रेन में 7 विस्टाडोम कोच जोड़े गए हैं। शीशे की छत वाले डिब्बों को विस्टाडोम कहा जाता है। ट्रेन में सफर करने वाले लोग शिमला तक शीशे के बने कोच से बर्फ और बारिश का दृश्य ट्रेन के अंदर से देखकर आनंद उठा सकेंगे। विस्टाडोम कोच में 15 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि फर्स्ट क्लास सिटिंग कम लगेज कोच की क्षमता 14 होगी। अधिकारी के मुताबिक इस ट्रेन में 100 से ज्यादा यात्री बैठ सकते हैं। सर्दियों की छुट्टियां और नए साल को देखते हुए इस ट्रेन की सीटें एडवांस में बुक हैं। कालका से शिमला पहुंचने के लिए इस ट्रेन में 630 रुपए किराया रखा गया है। फिलीपींस में फनफोन तूफान ने भारी तबाही मचाई है। क्रिसमस के दौरान आए इस तूफान ने विनाशकारी शक्ल ले ली है। तूफान के कारण जानमाल का काफी नुकसान पहुंचा है। फिलीपींस में तूफान फनफोन की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई है। फिलीपींस आपदा एजेंसी के अधिकारियों ने कहा है कि मध्य फिलीपींस में 16 लोग मारे गए हैं, तो वहीं हजारों लोग इस तूफान के कारण फंस गए थे। उन्हें ऊंचाई पर बने राहत शिविरों पर ले जाया गया है। इसके साथ ही तूफान के कारण मकान तबाह हो गए और बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी हो गए। भारत के जाने माने टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने अगले वर्ष व्यावसायिक खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। 40 वर्षीय पेस ने कहा है कि वो अगले सत्र के बाद टेनिस को अलविदा कहेंगे। लिएंडर पेस ने ट्विटर पर घोषणा की कि अगले वर्ष वो चुनी हुई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे ताकि विश्व भर में अपने प्रशंसकों से मिल सकें। पेस ने 1992 में ओलंपिक से शुरुआत की थी और वो अगले वर्ष टोक्यो ओलंपिक में अंतिम बार खेलेंगे। उन्होंने लगातार 7 बार ओलंपिक में हिस्सा लिया है। वो ऐसा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। पेस ने 8 डबल्स और 10 मिक्स्ड डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। हिंदी के प्रख्यात लेखक गंगा प्रसाद विमल की श्रीलंका में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस दुर्घटना में साहित्यकार विमल, उनकी बेटी और नातिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्थानीय ड्राइवर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हादसे में 2 और लोग घायल हो गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 1939 में जन्मे गंगा प्रसाद विमल ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। श्री विमल ने 1 दर्जन से अधिक लघु कथा संग्रहों, उपन्यासों और काव्य संग्रहों की रचना की। उनका अंतिम उपन्यास मानुषखोर 2013 में प्रकाशित हुआ। उन्हें कई हिंदी साहित्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गंगा प्रसाद विमल के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विमल के निधन से न केवल विश्व साहित्य को अपूर्णीय क्षति हुई है, बल्कि ये उनके लिए व्यक्तिगत नुकसान भी है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। लेह में आज सुबह का न्यूनतम तापमान -18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में 5.8 और जयपुर में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर।